नाउ कल आप लोगों का एक एक्स्ट्रा क्लास होगा शाम को। सी अब 5 नंबर के मैं आपके करीब 10-12 पेपर मंडे को दूंगा। इस बार आएंगे सर्कल के तो कुछ बचे हैं ना, अच्छे क्वेश्चंस बचे ही हैं। तो वो जो 3-4 बचे थे, 4 बचे थे ना, 2 करा दिए थे, 2 या 3 बाकी पे आएंगे। एक मेजरमेंट वाला था कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आपने इसको दो तरीके से फिर बैक सर्किट टेस्ट के बाद तो मेजरमेंट का सर को वाला क्वेश्चन वापस आया कौन सा? सर नहीं, एक 5 सेंटीमीटर जो आज ना कर दो। चलो स्टार्ट कर दो जिससे कि आगे क्लास। जैसे आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया था, तो इन्होंने भी प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद अपना मॉडल दे दिया। अब तक 2 एटॉमिक पार्टिकल्स हो चुके हैं। कौन कौन से? एक तो 1990 लेकिन 32 नहीं आया, 32 आने पे न्यूट्रॉन भी आ जाएगा, लेकिन अभी 2 हैं तो इन्होंने 2 रखा। थॉमसन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉन रखा था, लेकिन इन्होंने क्या रखा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, 2 चीजें रखी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट है ना। चलो सबने दे दिया, ओके। समझिए, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन तो क्या हुआ बताइए। Once Rutherford was doing experiment of scattering of alpha particles on gold foil। एक बार वो ऐसा कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा? ऐसा सिंपली मॉडल नहीं दे दिया। थॉमसन ने तो ऐसे मन में सोच के दे दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया? देखो ये क्या कर रहे थे, समझिए। रदरफोर्ड के 19 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 19 में से ये इतने जीनियस थे, इनके 18 शिष्यों को नोबेल मिल चुका। तो आप समझ सकते हैं, एक अर्ली एज में जो रेडिएशन की वजह से डेथ हो गया, वो भी ले जाता, सबको मिला। सर जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होते हैं उसके जो मास होता है उसका पावर 27। थोड़ा सा उस पे बस इलेक्ट्रॉन बैठ जाता है। माइनस सी बात नहीं करो अभी, उसको भी समझाओ। अपनी क्लास अलग लिया करो, जब मेरी खत्म हो जाए इसको आप कोने में ले जाओ, इसको जीनियस बना दो। ये भी तो नेवल पाए। चलो अब देखिए, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की उन्होंने? 1919 ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग
ऑन गोल्ड फॉइल। सारी चीज समझिएगा, बातचीत ना करें तो कुछ समझ नहीं आएगा। देखो होता क्या है कि यूरेनियम में से, यूरेनियम बहुत भारी एटम है। यूरेनियम की अगर बात करूं तो ये 92 और 235 है। इसका मतलब तुम लोग समझते हो कि यूरेनियम में 92 तो प्रोटॉन है, और जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब 92 अगर प्रोटॉन है तो बताओ फिर न्यूट्रॉन कितने हुए, जरा इसको करके देखो। तो 143 हुए क्या, चेक कर लो। तो 133 न्यूट्रॉन, ये भारी एटम है। और यूरेनियम का पार्टिकल इतने अनस्टेबल है, इसके अंदर बोलो कितने यूरेनियम है, बहुत सारी इसमें क्या होती होंगी, ऑर्बिट होती होंगी। अच्छा इसके अंदर कितने प्रोटॉन है बोलो, 92 और न्यूट्रॉन कितने हैं? क्या तुमको कभी भी ये सोचकर सरदर्द हुआ है कि 92 प्रोटॉन इसके अंदर रहते कैसे होंगे, उनके अंदर इतना रिपल्सन होता होगा? ठीक है कि नहीं? ये बात सोच सोच कर निष्का परेशान है कई दिनों से। आज उसकी देखो समस्या हल हो गई ना, अभी तक कि नहीं हुई? अभी हुई कि नहीं हुई? बताओ जो मैंने समझाया। हैरान हो तुम थॉमसन मॉडल बनाने में भी हैरान थी, मैं देख रहा था। उसी में तुम्हारी हालत खराब है, क्लास आसानी से बना दी। अगर तुम एक्स्ट्रा करिकुलर कर रही हो तो एक्स्ट्रा स्मार्ट भी रहो। समझ में आई बात कि नहीं? अब जैसे देखो कि यहाँ पर जैसे बिश्नोई स्मार्ट है, वहां खटाखट करके बैडमिंटन खेल के आती है, खटखट लिख देती है, स्मार्ट है। ये चीज होती है, खटखट जाती, खटखट लिख के खटखट आ जाती। ये चीज दो एक्टिविटी करने में यही करना पड़ेगा ना। अब ये देखो तो 92 प्रोटॉन कैसे इसके अंदर रह सकते हैं? कितनी छोटी सी जगह है, न्यूक्लियस। ये तो बात सही है। तो इसमें से समय समय पर क्या निकलते रहते होंगे, ये लोग आपस में गुटबंदी करते हैं। 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर कहते हैं चलो निकल लिया जाए, इतनी भीड़ में कौन रहे, यहाँ इतना रिपल्सन है। इस चीज को कहते हैं अल्फा पार्टिकल। इसे क्या कहेंगे? अल्फा पार्टिकल। अच्छा हवा में इलेक्ट्रॉन बहुत घूम रहे हैं, जब ये बाहर निकलेंगे दो इलेक्ट्रॉन इनके पीछे लग जाएंगे और हीलियम का न्यूक्लियस बन जाएगा। चेक करो जरा, हीलियम का एटम क्या होता है बताओ जरा? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये निकल के भाग गए तो इनको क्या जाते समय 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल जाएंगे, भैया हमको भी साथ ले लो। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे कि नहीं? So what does it mean? Those heavy nuclei, heavier nuclei from which क्या निकलते रहते हो बताओ? अल्फा पार्टिकल्स निकलते रहते हो, या इसमें से कभी कभी और भी रेडिएशंस निकलते रहते हैं, दैट इज बीटा पार्टिकल्स। क्या निकलते रहेंगे? बीटा पार्टिकल। और भी कुछ गुटबंदी होती रहती है, हमें उन सबसे मतलब नहीं, वो आगे समझेंगे। और कभी कभी एनर्जी भी निकलती रहती है, उसको कहते हैं गामा रेडिएशन। जब वो एनर्जी निकाल लेगा फिर क्या वो उसके पास लो एनर्जी हो जाएगी। हर एक चीज जिसकी लो एनर्जी है दैट इज मोर स्टेबल, दैट इज RIP, रेस्ट इन पीस। हम सब लोग लो एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कैसे ऐसे ऐसे करता है और फिर धीरे धीरे लो एनर्जी। वी ऑल आर मूविंग। हर एक चीज दुनिया की कहाँ जा रही बताओ? लो एनर्जी, क्योंकि वहीं पर स्थिरता है, वहीं इक्विलिब्रियम है, वहीं साम्यावस्था है, वहीं शांति है। तो इतनी बात समझ आ गई? तो इसलिए कभी भी तुम कोई भी चीज हीटअप करते हो तो एनर्जी क्या हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जाती है, मोर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे। तो ये भी अपने पार्टिकल इसीलिए निकाल रहा है जिससे कि लो एनर्जी में। क्या आप मुझे बताएंगे कि विच काइंड ऑफ एटम्स आर अनस्टेबल्स? All radioactive atoms which glow in dark. Yes, all radioactive atoms and post uranic element। देखो यूरेनियम यू लिखा है सबसे लास्ट, वही काला है। यूरेनियम के कुछ वर्जन्स हैं जो अनस्टेबल है, उसके आगे तो सभी पीले हैं। क्या जो येलो हैं वही रेडियो एक्टिव है? अगर तुम उनके संपर्क में आ जाओ तो इनसे निकलने वाला अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, और तीसरा कौन सा निकलता है? दैट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी ऐसे दिखाई जाती है ना लाइटनिंग के तौर पर, सो दैट इज गामा पार्टिकल्स। ये सब निकलते रहते हैं। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गया? तो कहने का मतलब है कि व्हाट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, पहले ये समझो। जैसा कि आदित्य ने बताया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैवियर न्यूक्लियाई
न्यूक्लियाई आर कैसी होती बताइए? अनस्टेबल। ये कैसी होंगी? अनस्टेबल एंड स्पॉन्टेनियसली, यानी अपने आप, कोई नहीं निकल, अपने आप उसमें से निकलता ही रहेगा, क्योंकि रिपल्सन बहुत हो गया ना, ये छोटा बनना चाहेंगे। एंड स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? मान्य स्पॉन्टेनियस का मतलब है स्वतः, अपने आप। ये बात समझते हो? वर्ड जानते हो कि नहीं? स्पॉन्टेनियसली एमिट, निकालते रहते हैं, स्पॉन्टेनियसली एमिट करते हैं, ठीक है, अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल्स, ये निकालते रहते हैं। समझ आ गया? तो इसलिए एंड दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव, क्योंकि इनमें से रेडिएशंस निकल रहे हैं विच आर हार्मफुल, तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? दीज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दी बात हो गई। यूरेनियम एंड एलिमेंट्स हैवियर देन दैट आर रेडियो एक्टिव। देख लो, है ना, यूरेनियम भी उनमें आता है, यूरेनियम के कुछ वर्जन्स हैं। यूरेनियम एंड अदर हैवियर एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव। अब अर्पित ये बताओ, एलिमेंट्स, ये मुझे बताओ कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इतना बताओ, क्योंकि हमारे काम का अल्फा पार्टिकल है। बताओ, ये इसे क्या कहोगे? ये क्या चीज है? हाँ बोलो। अच्छा मान्य आप बताओ, तुम तो आ ही नहीं रहना कई दिन से। आप ये बता, देखो ये चलता है, ये स्मार्टर है। हीलियम एटम कितना अच्छा जानती है, हर चीज इसी को पता है क्लास, और कोई बताएंगे क्यों? क्योंकि अभी बताया था कि ध्यान से सुनती भाई। देखो हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और ये है। फिर आप बताओ अल्फा पार्टिकल क्या है? सर हीलियम एटम, सर जिसमें से 2 प्रोटॉन्स निकलते हैं और 2 न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, यानी इलेक्ट्रॉन हटा दो तो सिर्फ इसका न्यूक्लियस बचा। क्या मतलब? हीलियम आयन कह दो, सारे इलेक्ट्रॉन को हटा दो तो बचा क्या उसके पास? सर केवल 2 ही निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इसमें से, और फिर न्यूक्लियस थोड़ी डिसइंटीग्रेट होगा, ये तो बहुत स्टेबल है। सर मतलब उसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। समझो इस चीज को। अब ये किसका एटम है बताओ? यूरेनियम। यूरेनियम में से कौन निकल गया? 2 प्रोटॉन। यूरेनियम में से 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन निकल गए, ये हीलियम का न्यूक्लियस है। रास्ते में इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो उन्होंने कहा ये अल्फा पार्टिकल है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ये क्या बन गया? पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सिखाए कि नहीं? तो हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, अब ये अल्फा पार्टिकल से किस में बदल गया? हीलियम में। अगर वे दोनों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इसको एनर्जी दो, जैसे इसमें हमने नहीं बताया था हिट कराओ, कैथोड रे हिट करे इलेक्ट्रॉन निकल जाए, फिर से अल्फा पार्टिकल। तो क्या कहोगे? व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बचा? निकल। सो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन, यानी 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। कितने यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है? समझ आई बात कि नहीं? देखो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज, ये क्या है? इसका सेंटेंस कंप्लीट करो। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज कॉल्ड, सही है। आगे की बात बोलो हर्षिता। इट हैज, इसमें क्या क्या है? सही है, 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। सो इट हैज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। दैट मीन्स कितना पॉजिटिव चार्ज हो गया? 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इतनी बात तो तुमको समझ आ गई। हर 20 मिनट में पलक इसमें से एक अल्फा निकलता रहता है, सही है। अब जरा देखो, तुमने इसको लेड में रख दिया, पीबी। पीबी को क्या कहते हैं? लेड।
लेड हैवी मेटल है, हमने कई बार आपको सब मेटल से फेमिलियराइज कराया था, तो लेड दिखाया था, बहुत मुड़ता, मुश्किल से मुड़ता। अच्छा, इसके अंदर एक छोटा सा छेद बना, उसमें यूरेनियम भर दिया। क्या भर दिया? रदरफोर्ड 35 साल के थे, अपने 19 शिष्यों के साथ बैठे इस एक्सपेरिमेंट। बोले सब आ जाओ, हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। 19 थे ना उनके शिष्य, सबके साथ बैठे। 1919 में खोज की, 1920 में एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने कहा इसमें से, इसके अंदर से क्या निकलेगा? बोलो अभी, क्या अल्फा पार्टिकल निकलेगा? यही निकलेगा, सही है। और गोल्ड को इन्होंने पीट पीट के, जैसे काजू कतली में नहीं होती चांदी की पतली वर्क, ऐसे गोल्ड की भी वर्क बनती है। गोल्ड की भी मिठाइयां होती है, इसमें गोल्ड की वर्क चढ़ती, उतनी पतली ली लेयर। और उसको इन्होंने क्या किया बताओ? एक और लेड का यहाँ रखा कि अगर अल्फा पार्टिकल इधर उधर जाए, ये भी लेड का, ये पीवी का, तो सिर्फ इसी में से निकले। लेड क्यों रखा? कि जो एक्सपेरिमेंटर है, अगर उसको अल्फा बीटा गामा एक आध ही पड़ जाए तो मर जाए। गामा, तुम लोग रोज समाचार में सुनते हो कि नहीं, कि दिल्ली में 3 लोग गामा रेडिएशन से मरे। वहां यही लोग इसके स्क्रैप को यूज करते हैं, जो न्यूक्लियर स्क्रैप है, वहां बहुत मरते हैं लोग। तो तुम लोग सोचते हो कि कैसे ये गामा से कैसे मर जाते हैं, वास्तव में यही गामा रेडिएशन है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलने वाले रेडिएशन इतने हार्मफुल हैं, दे कैन किल और मेक डिसीज्ड पर्सन। ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी हैम्पर कर देते हैं। अब इतनी बात समझ आई? ये भी लेड है, लेड से इसमें से निकला अल्फा पार्टिकल, यहाँ गया। अब यहाँ से निकलने के बाद इन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल, एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी, जैसे तुमको काली वाली बताई थी जिसकी टीवी पर कोटिंग होती है, ऐसी एक स्क्रीन रखी। जिंक सल्फाइड या फिर ये देखो फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखी थी शायद से। मतलब उसमें भी वही चीज होगी ना, सिंटिलेशन, चमक पैदा होगी। ये देखो, तो ऐसी एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रखी, यानी यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, पीछे भी रखी थी, एक पीछे एक इस पे पेपर रख दिया, पेपर में छेद कर दिया, और यहाँ ऐसी स्क्रीन रखी। कैसी रखी? गोल सी। भाई यहाँ से गया, इस होल में से निकला पार्टिकल, एक पेपर रखा, पेपर में छेद कर दिया, पेपर नहीं है, लेड है। और एक यहाँ पर गोल्ड रखी, बहुत पतली सी गोल्ड फाइल, उसको चारों तरफ फ्रेम कर दिया, क्योंकि इतनी पतली होती है, मुड़ जाएगी, टक्कर मारने से ऐसे ही मुड़ जाएगी, तो इसलिए इसको स्टैंड पे चारों तरफ मेटल का फ्रेम लगा के रखा। तो ये कौन सी चीज है बताओ जिसपे ये गिरा? गोल्ड फाइल, गोल्ड फाइल, गोल्ड। और ये क्या? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है। और सबको बैठा दिया, इसमें यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है। ऐसे ही मैंने बताया इसके रेडिएशन बहुत तेज है, उसकी स्पीड बहुत हाई है। इन पार्टिकल्स की स्पीड कैसी होगी? बहुत हाई होगी। अब जरा देखो, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट पे देखा क्या, पहले सोचा क्या और फिर देखा क्या, और कैसे ये अमेरिका के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनी। और ये सदमे में 15 दिन सदमे में बैठे। जरा चेक करो क्या देख लिया इन्होंने। अच्छा तुम ये बताओ, अगर तुम ये सोचते हो कि एक कॉस्को की बॉल, मैं एक न्यूक्लियस बता रहा हूँ, एक एटम होता है, तुम लोग अभी ये जानते हो ना, एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर मान लो उतना साइज, वैसे बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस, एटम ही कितना छोटा होता है। अगर तुम ये सोचो कॉस्को की बॉल न्यूक्लियस है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहा होगा? बिल्कुल जायसवाल क्लासेस पे चक्कर लगा रहा होगा, या समझो इस एयरफोर्स की बाउंड्री पे, या जोधपुर की बाउंड्री पे? एयरफोर्स की बाउंड्री। आप समझो कि तुमसे ये कह दिया जाए जोधपुर में मेरी कॉस्को की बॉल गुम हो गई, जब ढूंढ के नहीं ला सकते तुम्हें, तो ये ढूंढती रह जाएंगी पूरी जिंदगी। तुमको एटम के अंदर छोड़ दिया जाए, तुम न्यूक्लियस ढूंढते रह जाओगे, उससे 1 लाख गुना, एटम के साइज से 1 लाख गुना छोटा। इट इज सो स्मॉल। अच्छा थॉमसन ने क्या किया मैं बताऊं? अगर मैं कहूं कि कॉस्को की बॉल के कतरे कतरे करके जोधपुर में फैला दूं, तब बताओ एटम की डेंसिटी ज्यादा होगी कि सबको एक जगह इकट्ठा करके 1 लाख गुना छोटी जगह पे रख दो, तब ज्यादा डेंसिटी होगी? एक जगह रखोगे, और क्या ऐसा होने पे उनका पॉजिटिव चार्ज भी बहुत पावरफुल हो जाएगा? भाई पूरा चार्ज फैलाने पे पावर ज्यादा कि एक जगह रखने पे? तो वो 2 पॉजिटिव चार्ज। वैसे गोल्ड है, मैं तुमको बता दूं, ये कौन सी फॉइल है बताओ? गोल्ड फॉइल।
गोल्ड फाइन को ऑरम कहते हैं, सिंबल समझते हो? ऑरम, जिससे इसमें AU 79 प्रोटॉन है, कितने? 79. अच्छा, थॉमसन से पूछो, थॉमसन भी बदली मेथेन के, ये 19 में हुआ, 20 साल का डिफरेंस है। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो कहेंगे भाई गोल्ड है ना 79 पूरे जोधपुर में फैले हैं, यानी उनका कहने का मतलब पूरे एटम में, एटम बहुत छोटा होता है, तो उस एटम को सोचो, कहेंगे अरे ये 79 पूरे में फैले हैं और अल्फा पार्टिकल जाएगा। तो अगर अल्फा पार्टिकल है, सही है, तो अगर मैं तुमसे कहूँ ये कद्दू है, कद्दू मत मानो, वाटरमेलन मान लो, तुम लोग वाटरमेलन ही मानते हो ना, अब मैं कहूँ वाटरमेलन में तीर चलाओ, तो तीर तो इसको फाड़ता हुआ निकल जाएगा वाटरमेलन को, और लेकिन मैं कहूँ नहीं, जितना मास है इसका सारा मास यहाँ रख दो बहुत छोटी सी जगह में, तो क्या होगा बताओ, और सारे 79 प्रोटॉन भी यहीं रख दो, तो बताओ इन दो प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये 2 प्रोटॉन की हिम्मत होगी क्या ये 79 प्रोटॉन के पास जाएं और इसके पास से निकलें? वैसे बहुत छोटी सी जगह है, जरा सोचो, अगर ये कुछ यहाँ से जाएंगे वो निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे, जो यहाँ से जाएगा अल्फा पार्टिकल उसका क्या होगा बोलो? उड़ जाएगा. इन्होंने बताया कि जो यहाँ से जाएगा, ये भी तो 2 प्रोटॉन है, तो ये 5 डिग्री के एंगल पे चला जाएगा, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि वो छोटी जगह है। तुम जोधपुर में 100 तीर मारो, कितने तीर तुम्हारे कॉस्को की बॉल से टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। क्या वो कॉस्को की बॉल कहाँ छोटी, बहुत सारे तो निकल जाएंगे। हाँ, अगर कोई एक कॉस्को की बॉल के बगल से निकला, क्योंकि ये 79 प्रोटॉन है, तो हो सकता है कुछ एंगल पे निकल जाए। एक ऐसा भी हो सकता है यहाँ तक है, अरे 79 प्रोटॉन लौट जाए, भाई जा रहा है, रिपल्सन तो होगा प्लस प्लस में, तो यहाँ ऐसा आए तो बोलो 79 प्रोटॉन है 2, तो क्या उसके साथ जा पाएगा पास में? रिपल्सन है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, लौट जाएगा। 20,000 में से एक पार्टिकल ने ऐसा किया, 12,000 में से एक पार्टिकल क्या हुआ? तो अब थॉमसन के हिसाब से तो ये सब पूरे में फैला होना चाहिए और सारे निकल जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 12,000 में से एक पार्टिकल निकल गया। तो इन्होंने कहा ऐसी क्या चीज थी उसमें कि जिसने इसको क्या किया बताइए? वापस लौटा दिया। इस चीज को समझो, मेरा कहने का मतलब है ये, पहले तो आप ये बात समझो, ये है प्रोटॉन, ये क्या है? अब तुमको क्या ये बात किसी ने अभी तक सूचना दी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे 1837 टाइम्स स्मॉलर है साइज में? हाँ, क्योंकि हमने बताया था 2000 गुना छोटा है, ऐसा तो हमने बताया था ना। अब एग्जैक्टली देखोगे तो इसका जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, वो कितने गुना ज्यादा है? 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करो, तब जाके क्या बनता है? मास ऑफ प्रोटॉन। ये इतना बड़ा तो इतना छोटा, सही है। थॉमसन के मॉडल में तो कभी प्रोटॉन था ही नहीं, थॉमसन के मॉडल में सिर्फ छोटे छोटे क्या थे? इलेक्ट्रॉन। अच्छा मुझे ये बताओ, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन ही तो थे एम्बेडेड, अभी तुम लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि नहीं? अब ये मुझे बताओ कि एक इतना बड़ा प्रोटॉन आ रहा है, अब बाकी तो मैंने प्रोटॉन सब में फैला दिया, पूरे जोधपुर में कास्को की बात फैला दी, अब रोके तो बस इलेक्ट्रॉन ही, रोके तो रोके। अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि जैसे तुम एक फुटबॉल यहाँ से मारो, क्योंकि फुटबॉल ही होगा ना प्रोटॉन, और एक ही क्यों? 4 फुटबॉल, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। चलो उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, उनको मालूम नहीं, तभी तो 2 प्रोटॉन तो मानोगे ही कि नहीं मानोगे, उनको उस समय तक न्यूट्रॉन का नहीं पता। तो बताओ तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी फुटबॉल जा रही हो और रास्ते में सरसों का दाना पड़ जाए तो क्या सरसों से टकरा के फुटबॉल डिफ्लेक्ट हो जाएगी? वो तो सरसों को ऐसे कर देगी, मोती रख लो, तो क्या मोती से तुम्हें फुटबॉल? तो इनको ऐसा लगा इलेक्ट्रॉन तो डिफ्लेक्ट कर नहीं सकते, वो कहाँ सरसों और ये कहाँ फुटबॉल, और देखो यहाँ पे। तो किसने उसे किया? इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि उनको इतना हार्ट पे धक्का लगा कि जैसे एक 2000 पाउंड का रॉकेट फेंका हो और एक पेपर से टकरा के लौट गया। ही वाज सो शॉक्ड, और यही वो समय था कि थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। So by alpha particle scattering experiment, Thomson could not explain, वो वहीं खड़े थे, वहीं रहते थे, 4 घर छोड़ के,
एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते थे कि भाई किसने इसे रिफ्लेक्ट किया। रदरफोर्ड ने कहा कि हमारे 12,000 पार्टिकल फेंके, उसमें से 10-15 फ्यू वर डिफ्लेक्टेड, जो पास से गुजरे होंगे कॉस्को की बॉल से, एट फ्यू एंगल 10 डिग्री 5 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गए, एंड आउट ऑफ वन अमंग 12,000 अल्फा पार्टिकल्स। हर 20 मिनट में एक चलता था। समझो 12,000 कितने दिन चला होगा एक्सपेरिमेंट, दिन रात उनके शिष्य लगे रहते थे देखने में। और जब यहाँ आता था एक पार्टिकल, यहाँ एक सिंटिलेशन पैदा होता था जो 2 सेकंड तक रहता था, उसका एंगल काउंट करते थे। समझा? तुम्हें मालूम है ना, धूप का चश्मा देखा है, जैसे उसमें चमक पड़ती है, सूर्य की रोशनी तो चमक जाता है कि नहीं, तो जैसे ही इस पे पड़ता था सिंटिलेशन होता था, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। कितने निकल गए होंगे बोलो? 12,000 में से। पहले सोचो 12,000 पार्टिकल के लिए कितने दिन लगे होंगे। 20 मिनट में एक निकलता था, उनमें से मोस्ट ऑफ 11,990 तो कैसे निकल गए बताओ? सीधे। क्यों निकल गए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एटम इज एम्प्टी। सब चीज तो छोटी सी कॉस्को की जगह में है, एटम के अंदर कुछ है ही नहीं, खाली जगह है। अगर तुम पूरे अर्थ को दबा दो ना तो एक पॉइंट बन जाए। यही तो बिग बैंग थ्योरी आइंस्टाइन की, पॉइंट से यूनिवर्स बना है और सब चीज मिलके फिर ब्लैक होल में ही जा रही है ही नहीं एटम के अंदर कुछ। पॉइंट से सृष्टि से पॉइंट, बिंदु से। समझ आ गई बात कि नहीं? यही चीज है। अब चलो बात समझ आ गई, तो कितने यहाँ पहुंचे होंगे बोलो निष्का? हाउ मेनी आउट ऑफ 12,000 दैट हैज क्रॉस्ड द गोल्ड फॉइल अनडिविएटेड? बोलो 11,990। और कितने फ्यू एंगल में डिफ्लेक्ट हुए? अबाउट 10। कितने? 10 भी क्यों, चलो 9 रख लो। और एक का क्या हुआ बताओ? दैट बाउंस्ड बैक। एक क्या हुआ बोलो? दैट इज 180 डिग्री। और यहाँ पे इन्होंने जिंक सल्फाइड स्क्रीन ऐसे रखी थी, तो जब इस पे सिंटिलेशन आ गया, मान लो 1-2 डिग्री पर भी आया, उन्होंने कहा यहाँ कैसे आ गया? क्या एक फुटबॉल को सरसों के दाने ने भगा दिया? समझ आ गई बात कि नहीं? इतनी बात तो तुमको समझ आ गई। लेट अस सी व्हाट वाज द अल्फा पार्टिकल। इससे पहले 3 चीज समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था, उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, उसका कंक्लूजन क्या था, और फिर उसके बाद इनके रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स के 3 पॉइंट। 4 चीज अलग अलग 3-3 नंबर 4 पॉइंट। तो अभी हम सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं? एक्सपेरिमेंटल सेटअप, अल्फा पार्टिकल का बिखराव, अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग ऑन गोल्ड फॉइल। चलिए इस चीज को पहले देखें। सो व्हाट वाज एक्सपेरिमेंटल सेटअप? अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। चलो ये देखो, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये प्रोटॉन का मास तुमको मालूम है कितना होता है? देखो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.62 672 और 672 और कितना होता है बताओ? -27 kg। लगभग ये 1.66 के बराबर है। 1 U कितना होता है? तुम्हें पढ़ा होगा तो 0.56 into -27 kg। तो लगभग मिलजुल रहा है कि नहीं? जब इसका 1 यूनिट मास है, छोटा सा इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो न्यूट्रॉन बन जाए। तो बोलो इन चारों का कितना मास होगा? जैसे मान लो मैं प्रोटॉन हूं और मैंने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, एक पेन पकड़ने के बराबर ही तो इलेक्ट्रॉन पकड़ा, वो छोटा होता है, तो भी मेरा मास 40 किलो 40 ही रहेगा। तो 2 प्रोटॉन का मास 2 यूनिट, क्योंकि लगभग मिल रहा है ना। अब 2 न्यूट्रॉन का मास भी 2 यूनिट, तो वहां कितना लिखा बोलो? 4 यूनिट। ये बुक का ही क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल में कितने यूनिट मास होता है और कितने यूनिट चार्ज। तो बोलो कितने यूनिट मास हुआ? यहाँ से देख के बताओ। 4 यूनिट। ये सब 1 यूनिट रखो इसके बराबर, तो 4 यूनिट मास। और चार्ज कितने का है बोलो? ये देखो, इसको प्लस करो, 2 यूनिट चार्ज वही लिखा। अब आगे पढ़ो। रेडियो एक्टिव फॉइल के चारों तरफ जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई। अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। चलिए
एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सो यूरेनियम रेडियो एक्टिव, तो बुक में 3 लिखी हैं। ये जो शुरू में लिखा है ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये पढ़ो, ये 3 लाइन, या इसी को मैं छोटा करके लिखा था, ये है ये चीज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो पहली चीज देखो, ही सेलेक्टेड ए गोल्ड फॉइल। सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, क्यों ऐसा किया, क्योंकि गोल्ड फॉइल को बहुत पतला किया जा सकता है क्या, तुम समझो वो सिर्फ 5 एटम ही थिक थी। हाँ? क्या जी? 1000 atoms thick 1000 atoms क्या लिखा है, atoms 1000 एटम थिक। सो लिखो, रदरफोर्ड had taken uranium inside lead box having a small hole। पहले ये काम किया, तो इट कंटिन्यूअसली, ये क्या काम करता था बोलो, emits alpha particles। alpha particles is nucleus of helium atom। यानी अगर मैं कहूं तो तुम्हें ऐसा लिखना चाहिए He2+। आयन तो समझते हो, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 प्लस चार्ज हो गया। इट कंटेन्स 2 units of पॉजिटिव चार्ज एंड निखिल कितना यूनिट ऑफ मास बोलो, बताते उधर देख रहे हो, बोलो कितना ध्यान से सुन रहा है, 4 यूनिट्स ऑफ मास। सेकंड, इन्होंने क्या किया, ही बॉम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल्स ऑन वेरी थिन कितना लिखा था अभी हमने, तो उसको तो वीडियो चला गया, तो किसी ने नोट किया, 210 थिन, दैट इज 210 नैनोमीटर। 210 into 10 to the power -9 मीटर। 1 नैनोमीटर में इतना होता है, हम लोगों ने पढ़ा है ना सेकंड चैप्टर में। तो थिन, वेरी थिन गोल्ड फॉइल, और उस गोल्ड फॉइल कितने थिक थी बताओ, 1000 एटम थी, ठीक है, 1000 एटम्स थिक। ऐसा किया। अब देखो क्या किया, ही was expecting, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे लक्षिता, that alpha particle would be deflected by subatomic particle। हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब चीजें तुम पूरे एटम में बिखरा दो पूरे जोधपुर में, तो कोई रोकने वाला होगा अल्फा पार्टिकल को। हाथी आए और जोधपुर में कहीं कोई चीज एक जगह रखी ही ना हो, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा, कोई रोकने वाला ही ना हो। सारे 79 प्रोटॉन को बिखरा दो पूरे जोधपुर में, कौन रोकेगा उसको, रोक पाएगा। तो इसलिए एक्सपेक्टिंग दैट ऑल अल्फा पार्टिकल विल पास अनडेविएटेड। अब मान लो अगर किसी बहुत बड़ी फुटबॉल को कोई सरसों का दाना रोकना भी चाहे तो 0.1 डिग्री से रोकेगा, वो भी हिल जाएगा, थोड़ा सा करेगा, कोई 5-10 डिग्री से थोड़ी कर पाएगा, और 180 की तो बात ही छोड़ो। तो इसलिए दैट ऑल अल्फा पार्टिकल्स will pass undeviated, बिना किसी विचलन के, undeviated only few could deflect by small angles, right? Deflect by small angle। अब हुआ क्या, ये तो उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ये तुम्हारी 3 लाइन हमने बता दी। अब अगला पेज पलटो, क्या लिखा है अगले पेज में, उन्होंने देखा क्या, देखो ऑब्जर्वेशन, देखो लिखा बुक में ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षण, देखो पढ़ो, तीसरी लाइन पढ़ो,
ऑब्जर्वेशंस लिखा है कि नहीं? मतलब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया, देखा क्या? तो जैसा कि अभी व्योम ने बताया, मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट क्यों गुजर गए? ज्यादातर सीधे क्यों गुजर गए बताओ? क्यों गुजरे होंगे? क्योंकि एटम में 99% जगह खाली है। हाँ 99.9% जगह खाली है। बहुत सारी चीजें, यहाँ तीर मारो उस कॉस्को से कौन टकराएगा? ज्यादातर तो सीधे ही निकल जाएंगे ना, बाहर से कोई तीर आ रहा है वो तो जरा सी जगह में है एक न्यूक्लियस। तो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा, देखो अब तुम्हारी बुक में तो ये 5 एटम ही ठीक दिखाया है, लेकिन तुम ऐसा समझो 5 ना समझ के 1000 समझ लो। बुक में 1000 लिखा है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर मैं ये मान लूं कि ये ऐसे बहुत सारे एटम्स है, वन ये पहली लेयर है गोल्ड की, और ये दूसरी लेयर है, और इनके सेंटर में कौन होगा? सेंटर में ही तो न्यूक्लियस होगा। ये 3 लेयर बना दे, एक और लेयर बना लो। मोस्टली 5 दिखाई जाती है, बट 1000 तो कोई कैसे दिखाएगा? एक और दिखाओ। ये सारे एटम है गोल्ड के, सही, और सब में डॉट में क्या रखो? असल चीज ये थी जो थॉमसन ने हमें कभी बताई नहीं थी। थॉमसन ने तो बोला इलेक्ट्रॉन बस फैले हुए हैं, न्यूक्लियस करके कुछ बताया था क्या? थी, लेकिन असल में ये चीज। तो अब मुझे बताओ कि अगर इसमें से अल्फा पार्टिकल गुजरेगा तो जब तक उस डॉट से टकराएगा नहीं तो क्या वो डेविएट होगा? तो अगर मैं यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल ऐसे निकाल रहा हूँ तो बोलो इसके रास्ते में कोई न्यूक्लियस पड़ा? कुछ नहीं, ये तो चला गया। अब मान लो ये गया तो इसके भी रास्ते में कोई नहीं पड़ा, ये पड़ गया, यहाँ पड़ा है, तो फिर ये क्या करेगा बताओ? मान लो यहाँ मिल गया तो ये हल्के से एंगल से यहाँ थोड़ा रिपल्सन होगा ना, 79 प्रोटॉन है, ये 2 प्रोटॉन, सही है, पास से गुजरेगा तो 79 प्रोटॉन को तो रिफ्लेक्शन होता है, तो ऐसे चला जाएगा। सीधा जब तक न टकराए तब तक नहीं बढ़ेगा। हेड ऑन कोलिजन, एक है टेंजेंशियल कोलिजन, एक है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन टकराएगा, मान लो जैसे ये है, ये बताओ अगर इसका इससे सीधा ही टकरा जाए तो क्या होगा? क्या ये लौट जाएगा? तो लौट गया। और ये देखो अब ये सीधा चला गया, इतना तुमने बना दिया तो बस सही है, ऐसे ही सही है। और इसका फिगर का नाम क्या होगा बोलो? स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल। और वो चीज जो बताई थी उस डायग्राम में लिख दो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, वो वाला डायग्राम जो पिछला है, सही है। तो ये क्या हुआ? मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए बताओ? पास्ड स्ट्रेट, दैट इज पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट, सीधे निकल गए, ठीक है, थ्रू गोल्ड फॉइल, थ्रू गोल्ड फॉइल। अगला पढ़ो, क्या पॉइंट दिया? बी पॉइंट, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड, हाँ बोलो, पास्ड स्ट्रेट, दे पास्ड स्ट्रेट, कहाँ पे इसमें ना, will pass undeviated, बिना विचलित हुए, undeviated। उन्होंने सोचा था सारे निकल जाएंगे, अब कुछ अगर होंगे तो छोटा सा इलेक्ट्रॉन है, जरा बहुत होंगे तो होंगे। हुआ क्या कि सम ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कितने एंगल से? दैट इज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल बाय। और क्या हुआ? तीसरा पॉइंट क्या हुआ जो जिसने हैरान कर दिया सारी दुनिया को? नाउ वन आउट ऑफ, सरप्राइजिंगली वर्ड भी लिख दिया इन्होंने, सरप्राइजिंगली, वन आउट ऑफ एवरी 12,000
ठीक है, पार्टिकल्स, वो क्या हुआ होगा, appeared to rebound, वो लौट गया। रिबाउंड का क्या मतलब है, वापस चला गया। ये तीन चीज लिख दोगे, ये उन्होंने देखा, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, ऐसा उन्होंने देखा, तो उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, तीन निष्कर्ष सुनो, दैट इज कंक्लूजन। नहीं, इतनी बात समझ आ गई। जिसको पता नहीं उसे जोशो खरोश है, और जो पा गया है वो चुप है, खामोश है। जिसको भगवान मिल गए वो किसी को बताए थोड़ी, उस तो गूंगे का गुड़ है, वो तो खा के मस्त है। उसी तरीके से जिसको पता नहीं सब क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं और निष्का मुस्कुरा रहे हैं। जिसे पता है वो चुप है, खामोश है, वो गूंगे का गुड़ खा रहा है। ये होता है। अगर आपको टैलेंट देखना है तो निष्का से मिलो, है कि नहीं? जब भी कोई नई चीज बताई जाती है मुस्कुरा देती है, इससे पता चलता है कि कितना गहरी इनकी ब्रेन है। 10,000 टुकड़े किए थे आइंस्टीन के ब्रेन के, इनके पता नहीं कितने होंगे और सबने बांट लिया। सबको यही लगता है निष्का जाए तो ब्रेन ली जाए, इनको निष्का का ही इंतजार हो रहा है। Now, आगे की बात देखो, दैट इज, देखो ये जो चीज मैंने बात बताई, ऐसा यहाँ लिखा है कि एक रॉकेट शेल फेंका गया, वो न्यूज बन गई भाई। नई बुक में लिखी, पिछली बुक में नहीं लिखी, पुरानी में, नई वालों को भी लिख दी। इतनी बड़ी बात है, ओल्ड बुक में नहीं है, जिसके पास वो देख लो। नाउ अब हम देखेंगे इससे कंक्लूजन्स क्या हुए, बोलो कंक्लूजन्स। ये है प्रेक्षण, ये है निष्कर्ष। हिंदी में लिखते हो प्रस्तावना, प्रेक्षण, निष्कर्ष और रदरफोर्ड का एटॉमिक बॉन्ड, चार चीज। ये है प्रेक्षण जो उन्होंने देखा, और इससे क्या निकाला इन्होंने, निष्कर्ष, जैसे है ना। So what were the conclusion? ये क्यों चले गए मयंक, सारे सीधे क्यों निकल गए? Yes, पहला पॉइंट है, ये पढ़ो। Most of the space inside atom was empty। जब खाली जगह भी सब चले जाएंगे, हाँ बोलो प्लीज। Most of the space inside एटम, पहले ऑब्जर्वेशन का पहला कंक्लूजन, इनसाइड एटम वाज एम्प्टी। तुम सोचोगे ये सब तो पूर्व जन्म में पढ़ ही चुके हैं। अगला देखो क्यों ऐसा हुआ बताओ। तो क्या कंक्लूड निकाला, एज क्यों हुआ बताइए, as most of the particles passed undeflected, चूंकि सारे अनडिफ्लेक्टेड चले गए थे, ये देख लो, इसलिए उसका किसी भी परमाणु का अधिकतर भाग खाली है। दूसरी चीज, जब तुमसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस की खोज किसने की तो किसका नाम लोगे, समझ आई बात की नहीं? सेकंड, और अगर मान लो सेल में न्यूक्लियस पूछा जाए तो ये यदि रॉबर्ट ब्राउन रही, क्योंकि वो जीती जाती चीज है, सेल का न्यूक्लियस और इसका नाम दोनों का ही न्यूक्लियस। समझ आई बात नहीं? और अगर ह्यूमन न्यूक्लियस दैट इज लेवल, क्योंकि इसी से अम्बिलिकल कॉर्ड से अपनी मां से जुड़े रहते, खाना पीना। ह्यूमन न्यूक्लियस, सेल का न्यूक्लियस और एटम का न्यूक्लियस। चलो दूसरी चीज क्या बताइए, बताओ कि वेरी फ्यू पार्टिकल से क्या पता चलता है, बताओ। तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज, कहां थोड़े डिफ्लेक्ट क्यों हुए होंगे, पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल स्पेस। समझ आई बात नहीं? इसीलिए तो कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। अगला पॉइंट पढ़ो कंक्लूजन में कि
चार्ज ऑफ एटम इज कन्फाइंड, कहाँ कन्फाइंड है? इन वेरी स्मॉल स्पेस। और इसी ने क्या किया बताओ, यहाँ 79 प्रोटॉन रख के देखो, क्या 2 प्रोटॉन की हिम्मत होगी पास आ जाए? इसीलिए सारा फैला नहीं है। थॉमसन ने तो बोल दिया था पॉजिटिव चार्ज का एटम, कहीं ऐसा है क्या? तो स्फीयर है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सो फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स, स्मॉल। और तीसरे से क्या कंक्लूजन निकाला होगा बताओ? दैट इज a very small fraction, that is 1 out of 12,000 was rebound। इससे क्या पता चलता है कि 1 out of 12,000 rebounded। इससे क्या पता चला? ये मुझे बताओ मैं क्या लिखूं? ऑल मास की a fraction of positive charge is at center, या ये कहना ठीक रहेगा कि ऑल पॉजिटिव चार्ज, All positive charge. ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर तब भी रहे। ऑल मास ना लिखना कि सब वही है, क्या सारा वही है? इलेक्ट्रॉन को तो घूमने दो। तो क्या लिखेंगे बोलो? ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, 99.9% ऑफ मास इज confined in 0.01% वॉल्यूम। 99.9% मास कहाँ है? 0.01% वॉल्यूम है न्यूक्लियस, वहीं पे सब है। दैट ऑल पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या है बोलो? एंड मोस्ट ऑफ द मास, मोस्ट ऑफ द मास इज कन्फाइंड। कहाँ कन्फाइंड है? जरा पढ़ो क्या लिखा है इन्होंने। इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑफ एटम। इतनी बात समझ आ गई? इन्होंने क्या लिखा है बताओ? कि एक रिबाउंड हो गया तो इससे क्या पता चलता है कि ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास। अगर मैं एक गोल्ड फॉइल लूं तो 79 प्रोटॉन हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन भी रहे होंगे। तो ऑल पॉजिटिव चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम एंड मोस्ट ऑफ द मास, क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तो कोई खोज हुई नहीं थी, तो ऑल मास यहीं पर है। और कुछ जो थोड़ा बहुत होगा वो इलेक्ट्रॉन इधर उधर होंगे। तो इन्होंने ये बोला मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज। क्या ये सारा मास है कि मोस्ट ऑफ द मास? क्योंकि जब ये बाहर है, मोस्ट ऑफ द मास पॉजिटिव यहाँ और निगेटिव बाहर, तो क्या ऑल पॉजिटिव नहीं बोलोगी और मोस्ट ऑफ द मास नहीं बोलोगी? पॉजिटिव मास नहीं, मास। क्यों? इलेक्ट्रॉन बहुत छोटे होते हैं, 9.1 10 to the power -31 kg, ये भारी भारी होते हैं। दिखाया था कि नहीं ऊपर बना के? तो सारा पॉजिटिव चार्ज और अधिकतर मास। बोलो समझ में आ गई बात की नहीं? तो समझ में आ गई बात आपको? इतना ही रखो।